हेलो स्टूडेंट्स, O2S एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो HCS का प्रीलिम्स का पेपर है वो ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों ने HCS प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया है, जो कि मेंस के लिए अब एलिजिबल हैं। तो यहाँ पे आपका जो HCS का मेंस है वो अक्टूबर मंथ में है, तो उसके रिगार्डिंग प्रेपरेशन करने के लिए हम यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कवर करवाएंगे। तो इससे पहले हमने जून 2022 तक के जो करंट अफेयर्स हैं उनको ऑलरेडी कवर कर लिया है। आपके जुलाई और अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिजीजेज इन न्यूज़ से। तो इन 2 महीनों के अंदर जितने भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ थे, जितनी भी नई नई स्टडीज़ आई थी, जितनी भी नई नई थेरेपीज़ आई थी, फॉर एग्जांपल इम्यूनोथेरेपी, वीरोथेरेपी, है ना, उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2S एकेडमी की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकती हैं। वहाँ पर आपको HCS मेंस टेस्ट सीरीज़ 2022 के नाम से एक कोर्स मिल जाएगा, जिसके कंटेंट सेक्शन में आपको करंट अफेयर्स के अंदर इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। इसके अलावा हमने HCS मेंस के लिए एक टेस्ट सीरीज़ को भी लॉन्च किया है, तो आप जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा हमने जो भी बच्चे आने वाले HCS एग्ज़ाम के लिए प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स को भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर हम अलग अलग सब्जेक्ट्स को कवर करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिसेंटली हुआ क्या है। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक ऐसी जीन को निकाला है जो कि आपकी कैंडिडाइसिस को प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कैंडिडाइसिस है क्या। अब कैंडिडाइसिस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, एक पर्टिकुलर फंगस के द्वारा कॉज किया जाता है, जिसका नाम है कैंडिडेंस एल्बिकन्स। तो ये जो फंगस है वो कैंडिडाइसिस को कॉज करती है, जिसके अंदर स्किन के ऊपर अलग अलग रैशेज़ और अलग अलग जो डिपोजिशन है वो आपको देखने को मिलेगी। दैट मीन्स यहाँ पे अलग अलग सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे रिसर्चर्स ने कैंडिडेंस एल्बिकन्स के अंदर 6 ऐसी जीन्स को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से 5 ऐसी जीन्स हैं जो कि बेसिकली कैंडिडेंस एल्बिकन्स के सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन उन्होंने जो 6th जीन को एक तरह से आइडेंटिफाई किया है उसका नाम है CSA6 जीन। तो यहाँ पे ये जो जीन है एक पर्टिकुलर प्रोटीन को इनकोड करती है जो कि कैंडिडेंस एल्बिकन्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। अगर CSA6 जीन की ओवर एक्सप्रेशन या फिर अंडर एक्सप्रेशन हो जाए, दैट मीन्स अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाए प्रोटीन इसका, या फिर बहुत कम क्वांटिटी में रिलीज़ हो जाए, तो उस टाइम पे जो कैंडिडेंस एल्बिकन्स हैं उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। दैट मीन्स इसकी ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए इस जीन को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा अगर मैं कैंडिडाइसिस डिजीज़ के बारे में बात करूं तो बेसिकली ये उन पर्सन को सबसे ज़्यादा होती है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड का सिंपल सा मतलब ये है कि उनकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है। जैसे अगर मैं एड्स के पेशेंट के बारे में बात करूं, क्योंकि उनका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है, दैट मीन्स उनकी जो इम्यून सिस्टम है बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसलिए कैंडिडेंस एल्बिकन्स के जो स्पोर्स होते हैं उनकी बॉडी में फेवरेबल कंडीशंस ढूंढ लेते हैं ग्रो करने के लिए। तो इस वजह से उन लोगों को ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली केरला के अंदर एक फ्लू को आइडेंटिफाई किया गया, एक फ्लू को रिपोर्ट किया गया जिसका नाम है टोमेटो फ्लू। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इसका नाम टोमेटो फ्लू क्यों पड़ा। क्योंकि इस फ्लू से होने वाले जो सिम्टम्स है, बेसिकली स्किन के ऊपर अलग अलग ब्लिस्टर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये ब्लिस्टर्स जो हैं थोड़े रेड कलर के दिखते हैं, इस वजह से इनका नाम टोमेटो फ्लू रख दिया है। इस डिजीज़ का नाम टोमेटो फ्लू रख दिया है। अगर मैं बात करूँ कि टोमेटो फ्लू किस वायरस की वजह से होती है, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक वायरल डिजीज़ है और ये एक पर्टिकुलर वायरस की वजह से होती है जिसका नाम है कॉक्सैकी वायरस A16, जो कि एक RNA वायरस है। अब ये जो वायरस है अगर किसी की बॉडी में एंटर कर जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि ये वायरस उस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जा सकता है। दैट मीन्स ये जो वायरस है बहुत ज़्यादा, ये जो वायरल इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस है। अगर मैं बात करूँ इसके ड्रग के बारे में तो अभी तक ऐसा कोई भी ड्रग इसके लिए आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और ये देखा गया है कि ये जो वायरस की रेप्लिकेशन है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है। दैट मीन्स खुद ब खुद ही ये जो वायरस है थोड़ी देर बाद अपनी ग्रोथ को कम कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली स्कॉटलैंड ने एक एक्ट को पास किया है जिसका नाम है पीरियड प्रोडक्ट्स एक्ट।
तो बेसिकली यहाँ पे जो स्कॉटलैंड के सिटीजन्स हैं या फिर स्कॉटलैंड के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको पीरियड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो यहाँ पे फीमेल्स हैं उनको पीरियड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वो फ्री में एक्सेसिबल रहेंगे। तो उसके रिगार्डिंग ये एक्ट को पास किया गया है और स्कॉटलैंड जो है वो पहला ऐसा नेशन बन गया है जो कि पीरियड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को फ्रीली एक्सेसिबल करवा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो स्कॉटलैंड के अंदर जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कॉलेजेस हो गया, यूनिवर्सिटीज़ हो गया, है ना, तो उन सब के अंदर जो ये प्रोडक्ट्स हैं वो फ्रीली एक्सेसिबल रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने एक ऐप का भी एक्सेस दिया है जिसके अंदर जो फीमेल्स हैं वो फाइंड आउट कर सकती हैं कि आसपास वाले जो एरिया है किसके अंदर जो फ्रीली अवेलेबल पीरियड्स के प्रोडक्ट्स हैं वो अवेलेबल रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली एक नया वायरस जो है वो सामने देखने को मिला है जिसका नाम है लांगिया हेनिपा वायरस। तो बेसिकली ये एक ऐसा वायरस है जो कि बायोसेफ्टी लेवल 4 के पैथोजेंस के अंदर लाई करता है। अब बायोसेफ्टी लेवल पैथोजेंस 4 होता क्या है बेसिकली, अगर मैं बात करूं कि अगर एक लैब कंडीशन के अंदर जो साइंटिस्ट्स हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं जब उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हैंडलिंग करनी होती है तो यहाँ पर अलग अलग लेवल्स बना दिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उस वायरस को या फिर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कितने हैंडल करते टाइम पे कितने प्रिकॉशंस की ज़रूरत है। तो दैट मीन्स BSL लेवल 1 पे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इतने ज़्यादा पैथोजेनिक नहीं होते, अगर होते भी हैं तो उनकी हैंडलिंग ईजिली हो सकती है। दैट मीन्स यहाँ पे कम प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट है। BSL लेवल 2 के ऊपर, BSL लेवल 2 के ऊपर ज़्यादा और प्रिकॉशंस की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे ही जो BSL लेवल 4 होता है उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हैंडलिंग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। दैट मीन्स ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत ज़्यादा पैथोजेनिक है और बहुत ज़्यादा कॉन्टेजियस हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा जो डिजीज़ वगैरह हैं उसको फैला सकते हैं। तो अगर मैं लांगिया हेनिपा वायरस के बारे में बात करूं तो ये बायोसेफ्टी लेवल 4 के अंदर लाई करता है। दैट मीन्स इसकी हैंडलिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं कि ये बेसिकली निपा वायरस की कैटेगरी के वायरसेस में ही लाई करता है और ये ह्यूमन को फेटल इन्फेक्शंस कॉज करता है। दैट मीन्स ये जो इन्फेक्शन रहते हैं वो बेसिकली डेडली भी हो सकते हैं। इसके अलावा इस वायरस के रिगार्डिंग अभी तक कोई भी ऐसा जो ड्रग है वो अवेलेबल नहीं है, तो इस वायरस के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसेंटली जो CSIR है, दैट इज़ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उन्होंने एक ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया है। दैट मीन्स यहाँ पर एक ऐसी फंगस को आइडेंटिफाई किया है जो कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जिनको डिग्रेड करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। तो यहाँ पे बायो रेमिडिएशन के जो तरीके हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और ऐसे ही अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया जा रहा है ताकि वो इन्वायरमेंट के अंदर जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनको डिग्रेड कर सकें। तो पहली बात तो आपको यहाँ पर इस फंगस के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज़ व्हाइट रॉट फंगस टेमेटीज मैक्सिमा IIPLC32। इस फंगस के बारे में पता होना चाहिए और कौन से रिलेटेड कंपाउंड्स को ये डिग्रेड करेगा इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि एक जैसे कार्सिनोजेनिक पायरीन है तो इनको डिग्रेड करने के लिए या फिर पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको डिग्रेड करने के लिए ये जो फंगस है बहुत ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो रिसेंटली लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए एक जो ड्रग है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज में चल रहा था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में था। तो इस ड्रग का नाम है क्लोफाजीमाइन। तो जो क्लोफाजीमाइन है वो लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो क्लोफाजीमाइन है ये मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट की थेरेपी के अंदर आता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लेप्रेसी को ट्रीट करने के लिए सिर्फ एक ड्रग की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसके साथ साथ बहुत सारे ड्रग कॉम्बिनेशन में यूज़ होते हैं। जैसे कि अगर मैं क्लोफाजीमाइन के बारे में बात करूं जो कि रिफैम्पिसिन और डेप्सोन के साथ यूज़ होता है ताकि लेप्रेसी को ट्रीट किया जा सके। अगर मैं लेप्रेसी के बारे में बात करूं तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो जिस लेप्रेसी को आप कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं तो ये लेप्रेसी बेसिकली माइकोबैक्टीरियम लेप्रे की वजह से होती है जो कि जाकर इस कोई भी पर्सन की जो नर्व्स हैं या फिर उसकी स्किन है उसको जाकर इन्फेक्ट करती हैं और लेप्रेसी को हम हैंसेल्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ ने यहाँ पे हनी बीज की जो पॉपुलेशन है उनको किल किया है। इंटेंशनली हनी बीज की पॉपुलेशन को किल किया गया है क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर पेस्ट है जिसका नाम है वेरोआ माइट। तो इस पेस्ट ने बेसिकली हनी बीज को अफेक्ट किया है और ये जो वेरोआ माइट है ये हनी बीज की एक तरह से पैरासाइट
पैरासाइट है। पैरासाइट का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना न्यूट्रिशन लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। तो यहाँ पे हनी बीज के ऊपर रहकर ये माइट्स जो हैं अपना न्यूट्रिशन लेती हैं, और बेसिकली एक प्लेग सा फैल गया था, तो इस वजह से उनको और कोई ऑप्शन नहीं मिला, तो उन्होंने पूरी की पूरी जो हनी बीज की पॉपुलेशन है उसको किल कर दिया। इसके अलावा अगर मैं वेरोआ माइट के बारे में बात करूं तो वेरोआ माइट के अंदर कैपेबिलिटी है कि वो पूरी की पूरी हनी बीज की पॉपुलेशन को इरेडिकेट कर सकती है, उनको इन्फेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली ताकि और जो हनी बीज की पॉपुलेशन है उनको इफेक्ट ना हो, तो इस वजह से इन्फेक्टेड वाली हनी बीज को किल करना पड़ा। अगर मैं बात करूं हनी बीज की इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में या फिर इन्वायरमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंट के लिए, जो कि पॉलिनेटर्स की तरह बिहेव करती हैं। पॉलिनेटर्स का सिंपल सा मतलब होता है कि एक जगह से जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट होता है उसकी तरफ लेकर जाती हैं। दूसरी बात अगर मैं बात करूं तो ये बायोडाइवर्सिटी के अंदर भी आता है, जो कि फूड चेन के अंदर बहुत ज़्यादा एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पर आता है। इसके अलावा जो हनी बीज हैं उनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि ये हनी देने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर फ्लाई के बारे में, जिसका नाम है नायरोबी फ्लाई। तो रिसेंटली ईस्ट सिक्किम वाले रीजन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नायरोबी फ्लाई की वजह से स्किन इन्फेक्शन हो गया है। तो अगर मैं इस फ्लाई के बारे में बात करूं, जो कि ब्लैक और थोड़ी रेड कलर की दिखती है, ऐसे तो ये ह्यूमंस को बाइट नहीं करती हैं, लेकिन अगर ह्यूमंस की स्किन के ऊपर ये बैठ जाए और उनको अगर डिस्टर्ब किया जाए तो ये एक पर्टिकुलर टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं जिसका नाम होता है पेड्रिन। और ये जो टॉक्सिन होती है वो स्किन की डिसकलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। उसी की वजह से स्किन के अलग अलग इन्फेक्शंस होते हैं। तो नायरोबी फ्लाइज और पेडरिन कंपाउंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से रीजन में ये इन्फेक्शन फैला है, ईस्ट सिक्किम वाले रीजन में, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्स्टीन बार वायरस के बारे में। तो रिसेंटली साइंटिस्ट्स ने ये आइडेंटिफाई किया है कि एप्स्टीन बार वायरस जो है ये बेसिकली एक पर्टिकुलर वायरस है जो कि ह्यूमंस की ज़्यादातर पॉपुलेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कई बार ये बेसिकली इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहता है और कई बार ये दोबारा एक्टिवेट होता रहता है। तो अगर मैं इस वायरस के बारे में बात करूं तो ये वायरस जो है वो ह्यूमंस के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और साइंटिस्ट्स ने ये आइडेंटिफाई किया कि एक बार अगर ये वायरस ब्रेन में चला जाए या फिर नर्वस सिस्टम में एंटर कर जाए तो उस टाइम पे ये जो ब्रेन के बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको चेंज कर देता है। बायोमोलिक्यूल्स का सिंपल सा मतलब है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब चीज़ें जो हमारी बॉडी में रहती हैं उनको हम बायोमोलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो एप्स्टीन बार वायरस है वो ह्यूमंस के अंदर अलग अलग कैंसर्स को कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जैसे एक पर्टिकुलर टाइप का ब्लड कैंसर ये करता है जिसको हम बर्किट्स लिम्फोमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा ये मोनोन्यूक्लियोसिस कॉज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं बात करूं जैसे कि आपका कैंडिडेंस एल्बिकन्स है जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के अंदर फेवरेबल कंडीशन ढूंढ लेता है, इन द सेम वे जो एप्स्टीन बार वायरस है वो उन्हीं लोगों के अंदर ज़्यादातर कैंसर को कॉज करता है जिनकी जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा वीक है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिसर्चर्स ने एक नई थेरेपी को बेसिकली फाइंड आउट किया है जो कि है आपकी ऑन्कोलिटिक विरोथेरेपी। ऑन्कोलिटिक विरोथेरेपी का सिंपल सा मतलब ये है कि ऑन्को का मतलब होता है ट्यूमर सेल्स और लिटिक का मतलब होता है तोड़ना। दैट मीन्स हमने वायरसेस को यूज़ करना है ताकि हम ट्यूमर सेल्स को तोड़ सकें या फिर ट्यूमर सेल्स को किल कर सकें। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर वायरसेस को यूज़ किया जाता है जो कि नॉर्मल सेल के अंदर तो ग्रो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उन वायरसेस के अंदर से एक पर्टिकुलर जीन को डिलीट कर दिया जाता है। इस वजह से वो नॉर्मल सेल के अंदर ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जब वो ट्यूमर सेल के अंदर जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अपनी रेप्लिकेशन कर लेते हैं और ग्रोथ कर लेते हैं, जिसकी वजह से किसी भी पर्सन की जो इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस इम्यूनिटी के अंदर जो अलग अलग सेल्स हैं जैसे कि नेचुरल किलर सेल्स वगैरह हो गए, है ना, बी सेल्स, टी सेल्स हो गए, तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और अल्टीमेटली इन ट्यूमर सेल्स को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो आपको इस ऑन्कोलिटिक विरोथेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि ये जो थेरेपी है अभी तक इसके अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो वायरसेस हैं वो नॉर्मल सेल्स को भी एक तरह से इन्फेक्ट कर सकें, और इसके अलावा कई बार बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है जो कि पर्सन की हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। तो अभी इस थेरेपी के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इसके अलावा मैंने आपको पिछली क्लास जो है डिजीज़
केसेस इन न्यूज़ के अंदर एक और थेरेपी के बारे में बताया था जो कि आपकी इम्यूनोथेरेपी थी, जो कि एक रेक्टल कैंसर को ट्रीट करने के लिए PD-1 रिसेप्टर्स का यूज़ किया गया है या फिर एंटीबॉडीज़ को बनाया गया है। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि रिसेंटली एक वैक्सीन है जिसको DGCI द्वारा अप्रूवल दिया गया है। ये जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, इसको मार्केट अप्रूवल मिला है। अगर मैं बात करूं सर्वावैक के बारे में, जो कि एक पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए वैक्सीन है। अब किस चीज़ के लिए है, तो यहाँ पे एक आपका कैंसर होता है जो कि है सर्विकल कैंसर। सर्विकल कैंसर का सिंपल सा मतलब ये है कि जो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसके अंदर जो बर्थ कैनाल होती है, जिसमें वेजाइना और सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स के अंदर एक पर्टिकुलर वायरस जो है वो कैंसर कॉज कर देता है और उस वायरस का नाम है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो अगर मैं इस वैक्सीन के बारे में बात करूँ, सर्वावैक के बारे में बात करूँ, तो ये एक क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है। क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये एक ऐसी वैक्सीन है जो कि वायरस के 4 अलग अलग स्ट्रेन्स के लिए यूज़फुल रह सकती है। दैट मीन्स अगर इस वायरस का टाइप 6 या टाइप 2 या टाइप 16 या फिर टाइप 18 के लिए अगर आपको वैक्सीन चाहिए तो ये सिंगल वैक्सीन काम कर सकती है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ये क्वाड्रीवेलेंट है, दैट मीन्स 4 अलग अलग स्ट्रेन्स के लिए ये यूज़फुल रहेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि क्या ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो हम USA वगैरह हैं उन्होंने वैक्सीन बनाई थी, लेकिन उन वैक्सीन्स को हमारी कंट्री के अंदर अप्रूवल नहीं मिला था और ना ही इन वैक्सीन को हमारे जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंदर एंटर किया गया था। तो सर्वावैक को मे भी आने वाले टाइम में ये इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर बेसिकली ऐड कर दें। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि फीमेल्स के अंदर जो ज़्यादातर जो सेकेंड मोस्ट प्रेवलेंट कैंसर है वो बेसिकली सर्विकल कैंसर ही होता है। तो बेसिकली उसी को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे एक वैक्सीनेशन को बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है जिसके अंदर उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि जो कॉलेरा है, जो कॉलेरा कॉजिंग बैक्टीरिया है जिसको हम विब्रियो कॉलेरा के नाम से भी जानते हैं, तो उसके अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं। एक स्ट्रेन है उसका O139 और एक स्ट्रेन है O1। तो बेसिकली यही दोनों जो स्ट्रेन्स हैं वो कॉलेरा कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो यहाँ पे इन स्ट्रेन्स के अंदर ये देखा गया कि इन स्ट्रेन्स ने खुद ब खुद ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को रिड्यूस कर लिया है। तो अगर मैं बात करूं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में, तो जब भी किसी पर्सन को कोई डिजीज़ कॉज होती है क्योंकि उसके अंदर कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कर गया है, तो अगर उसके ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक का इफेक्ट ना हो तो दैट मीन्स उस ऑर्गेनिज्म ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को बना लिया है। तो रिसेंटली रिसर्चर्स ने ये फाइंड आउट किया कि जो विब्रियो कॉलेरा है उसकी जो AMR है वो डिक्रीज हो गई है। दैट मीन्स अब एंटीबायोटिक जो है वो इसके ऊपर काम कर सकती है। तो यहाँ पर इस स्टडी के अंदर यहाँ पे 2 मॉडिफिकेशंस को और देखा गया। एक मॉडिफिकेशन है जैसे कि O139 है, उसके अंदर जो AMR है वो ज़्यादा रिड्यूस हुई है। इसके अलावा इस AMR ने जो O139 है उन्होंने अपनी जो कॉलेरा टॉक्सिन है उसकी जीन को भी मॉडिफाई कर लिया है। कॉलेरा टॉक्सिन जीन क्या होता है, बेसिकली जब भी विब्रियो कॉलेरा किसी पर्सन के अंदर आता है तो उस पर्सन के अंदर टॉक्सिन्स को रिलीज करने लग जाता है, जो कि एक पर्टिकुलर जीन की वजह से होती है। अब क्योंकि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने उस जीन को मॉडिफाई कर लिया है और उसकी जो AMR है वो डिक्रीज हो गई है, तो इस वजह से जो विब्रियो कॉलेरा है तो उसके खुद ब खुद जो केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जो विब्रियो कॉलेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि कॉलेरा डिजीज़ को कॉज करता है, तो इसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि डायरिया हो गया जिसके अंदर लूज मोशंस लग जाती हैं। तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक हर एक चीज़ के बारे में समझ में आया होगा। जितनी भी आपकी नई नई स्टडीज़ आई हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, डिजीज़ हैं, उन सब के बारे में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।